हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 12th वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th वालों के 2025 के मैथ के सैम्पल पेपर के सेट 2 का कंप्लीट सोल्यूशन कराने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें मैथ के सैम्पल पेपर के सेट 2 का सोल्यूशन चाहिए। इसलिए मैं ये सोल्यूशन वीडियो बना रहा हूं और जिन स्टूडेंट्स ने कमेंट करे थे वो आपके सामने आ चुके होंगे। और मैंने मैथ के सैम्पल पेपर के सेट 1 की सोल्यूशन वीडियो पहले ही चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक सेट 1 की सोल्यूशन वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप उसको देख लेना। और आप इन मैथ के दोनों सेट्स को 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार करके जाना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सैम्पल पेपर में से ही क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। तो आप इन दोनों ही सेट्स को जरूर तैयार करके जाना। और अगर आपने अभी तक फिजिक्स और केमिस्ट्री के सैम्पल पेपर के सेट 1 की सोल्यूशन वीडियो भी नहीं देखी है तो दोनों सैम्पल पेपर की सोल्यूशन वीडियो मैं पहले ही चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। इन दोनों वीडियोस को भी आप देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इन सोल्यूशन वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो मैथ के सैम्पल पेपर के सेट 2 को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन के ऊपर या किसी भी सैम्पल पेपर के सोल्यूशन के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो हम स्टार्ट करते हैं मैथ के सैम्पल पेपर के सोल्यूशन को। जैसे कि यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ दिख ही रहा होगा, ये हमारा गणित का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है, यानी कि सैम्पल पेपर है। और इसका जो पैटर्न है वो भी आपको पता होगा। अगर आपको ये नहीं पता है कि 2025 में मैथ के पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है तो उसकी वीडियो भी मैंने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है, वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो पहले हम इसके पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जिसमें हमें 8 बहुविकल्पीय क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। और जो हमारा पहला क्वेश्चन होता है उसमें हमें 2 क्वेश्चंस और दे रखे होते हैं, कथन और कारण वाले। तो टोटली आपके पहले क्वेश्चन में हो जाएंगे 10 क्वेश्चन। तो एक एक कर हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूं, अगर आप 2025 के मैथ के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और दोनों ही वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और आप इन दोनों वीडियोस में दिए गए क्वेश्चंस को 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर जाना। अब देखते हैं हम इसके पहले क्वेश्चन को, जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। इसमें हमें पहला बहुविकल्पीय क्वेश्चन दे रखा है। हमें यहाँ पर एक फलन दे रखा है जो कि हमारा प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्याओं में है, और जो ये फलन है वो है हमारे पास f(x) बराबर होगा x² के, और जो हमारा x लिया जाएगा वो लिया जाएगा हमारा प्राकृतिक संख्याओं में से, यानी कि n से। तो हमें ये बताना है कि ये जो हमारे पास फलन है ये हमारा बहुएक होगा, एक एक ही होगा, एक एक ही अच्छादक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमारे पास टाइम अभी कम है तो यहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन कराता हुआ चल रहा हूँ। तो जैसे कि आपको पता ही है कि आपके एग्जाम आ चुके हैं, हमारे पास टाइम कम है, तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट सोल्यूशन बताता हुआ चलूंगा। यहाँ से आप सोल्यूशन को नोट करते रहना। तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए आपके सामने एक डायग्राम आ चुका होगा। एक तरफ है हमारे पास प्रांत ए और दूसरी तरफ है हमारे पास सह प्रांत बी। तो प्रांत ए में हमारे हो जाएंगे x वाले अवयव जो हम x की वैल्यू रखेंगे, और सह प्रांत बी में हो जाएंगे हमारे पास x² वाले अवयव जो हम x की वैल्यू रखकर उसका वर्ग करेंगे फलन में। तो आपको ध्यान होगा जो हमें क्वेश्चन में फलन दे रखा था वो था हमारा n से n में। तो जो भी हम x की वैल्यू रखेंगे वो हमारी कैसी होंगी, प्राकृतिक संख्याएं। जब हम इन वैल्यू को फलन में रखेंगे तो हमें प्राकृतिक संख्याएं ही प्राप्त होंगी। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, हमने x बराबर 1 रखा है जो कि हमारी प्राकृतिक संख्या है। तो जो हमें फलन दे रखा था f(x) बराबर x², तो यहाँ पर आ जाएगा f1 बराबर होगा 1 का होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर होता है हमारे पास 1, तो 1 की इमेज हमारी क्या बन जाएगी 1। ऐसे ही हम यहाँ पर x की जगह 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे। इसी तरह जो इनकी इमेज बन जाएंगी वो बन जाएंगी हमारे पास 4, 9, 16, और हम इन्हें प्रांत से सह प्रांत में मिला देंगे।
तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे पास प्रांत ए है उनकी जो इमेज बन रही है सह प्रांत में वो केवल एक ही बन रही है और एक के अलावा दूसरी नहीं बन रही। और जो हमारे पास सह प्रांत बी में अवयव प्राप्त हुए हैं वो सारे के सारे हमारे कैसे हैं, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या है, ये हमारे एन में आएंगे। तो अगर प्रांत से सह प्रांत में अवयव की एक ही इमेज बन रही हो तो वो हमारा कैसा फलन होगा, एक एक ही। तो हम यहाँ पर चार ऑप्शन में देख लेंगे कि किस ऑप्शन में हमें एक एक ही दे रखा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें सेकंड ऑप्शन में एक एक ही दे रखा है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख देंगे कि अतः सेकंड वाला विकल्प हमारा सही है। और आप जब एग्जाम में इस क्वेश्चन को कर आए तो जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया उसको आप बना करके आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। तो ये हमारे पास इसका दूसरा बहुविकल्पीय क्वेश्चन, इसमें हमें दे रखा है यदि L, M, N किसी रेखा की दिक् हो जाए हैं तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि यहाँ पर हमारी कौन सी कंडीशन होगी। तो यहाँ पर हमारी होगी चौथी वाली कंडीशन, जब L, M और N ये हमारी दिक् हो जाए होती हैं तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः जो हमारा चौथा वाला विकल्प है वो हमारा सही है। ये तो आपको पता भी होगा और आपने फॉर्मूलों में भी यूज करा होगा। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। तो यह इसका अगला क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछ रखा है एक्स स्क्वायर के सापेक्ष हमें यहाँ पर x की पावर 7 का डिफरेंशिएशन करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे और यहाँ पर हमें ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो जो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो जो इसकी कैलकुलेशन होगी वो बहुत बड़ी होगी। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे और क्या हमारा आंसर आएगा। यहाँ से आप नोट कर लेना क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो आप एक नंबर के लिए एग्जाम में भी कर नहीं आएंगे। तो यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर लेट कर लेंगे y बराबर मान लेंगे हम x की पावर 7 को, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, और u बराबर मान लेंगे हम x स्क्वायर को। तो हमें यहाँ पर dy ओवर du की वैल्यू को ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर दो वैल्यू को निकालना पड़ेगा। पहली वैल्यू हो जाएगी dy ओवर dx, दूसरी वैल्यू हो जाएगी dx ओवर du। इन दोनों वैल्यू को निकालकर हम यहाँ पर रख देंगे और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। पूरी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर कर रखी है, आप यहाँ से नोट कर लेना। और जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये थर्ड वाला 7/2 x की पावर 5। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः कि जो हमारा थर्ड वाला विकल्प है वो हमारा सही है। तो इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। पूरी कैलकुलेशन में आपको नहीं समझा सकता, टाइम कम है। ऐसे ये हमारे पास चौथा क्वेश्चन, हमें इसका मान बताना है और यहाँ पर हमें चार ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ और इसका आंसर आपके सामने आ भी चुका होगा। तो ये जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है dx अपॉन x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1, तो ये हमें सीधा सेक इनवर्स x का इंटीग्रेशन दे रखा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ब्रैकेट में सेक इनवर्स x और लिमिट लगा देंगे 1 से 2। पहले हम लगा देंगे यहाँ पर अपर लिमिट, बाद में लगा देंगे हम यहाँ पर लोअर लिमिट। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सेक इनवर्स ब्रैकेट में आ जाएगा 2 माइनस सेक इनवर्स 1। यहाँ पर हम इनकी वैल्यू रख देंगे। सेक इनवर्स 2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास π/3 माइनस सेक इनवर्स 1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0। तो π/3 में से जो हम 0 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा π/3। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम चारों ऑप्शन में से देख लेंगे कि यहाँ पर हमें π/3 किस ऑप्शन में दे रखा है। तो वो दे रखा है हमें यहाँ पर चौथे ऑप्शन में। तो यहाँ पर जो इसका चौथा विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर जाना। और चाहे आप कुछ ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लें, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार करके जाना। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। तो ये हमारे पास इसका अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमें एक आप दे रखा है और यहाँ पर हमसे बोल रखा है कि a प्लस ए डैश बराबर हो i। तो हमें यहाँ पर अल्फा की वैल्यू को ज्ञात करना है और यहाँ पर हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पर हमें बताना है कि अल्फा की वैल्यू हमारी क्या होगी।
तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। और 1 नंबर के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार करके जाना। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सोल्यूशन आपके सामने आ चुका होगा। हमें यहाँ पर a की वैल्यू दे रखी है, तो हम यहाँ पर a डैश की वैल्यू को निकाल लेते हैं जो कि हमारा परिवर्तापी होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रो होंगी उनको कॉलम बना देंगे। हमारे पास यहाँ पर a डैश की वैल्यू आ जाएगी जो कि आपके सामने आ भी चुकी होगी। अब a और a डैश और जो हमारे पास i है जो कि हमारा होता है तत्समय का आव्यूह, उस आव्यूह को हम यहाँ पर रख देंगे 1,0 और 0,1। तो यहाँ पर हमारे पास 3 आव्यूह आ जाएंगे। हम यहाँ पर a प्लस a डैश वाले जो आव्यूह हैं इनको आपस में जोड़ देंगे और जो हमें यहाँ पर तत्समय का आव्यूह दे रखा है उससे हम इसकी तुलना कर देंगे। तुलना कर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 cos अल्फा बराबर होगा 1। cos अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2। 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, cos π/3 की। हम यहाँ पर तुलना कर अल्फा की वैल्यू को निकाल लेंगे जो कि हमारी आ जाएगी π/3। अब जो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें हम देख लेंगे किस ऑप्शन में हमें π/3 दे रखा है। तो वो दे रखा है हमें सेकंड वाले ऑप्शन में। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः जो हमारा सेकंड वाला विकल्प है वो हमारा क्या होगा, सही होगा। और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर जाना। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। तो यह इसका अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमें एक अवकल समीकरण दे रखी है। हमें यहाँ पर यह बताना है कि ये जो हमारे पास अवकल समीकरण है इसकी घात हमारे पास क्या होगी। ऑप्शन भी हमें दे रखे हैं, तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो हमें अवकल समीकरण दे रखी है ये हमारी अवकल समीकरण है या नहीं है। तो उसके लिए जब हम समीकरण को देखेंगे तो ये हमारी बहुपद के रूप में नहीं है, यानी कि हम इसमें घात को नहीं निकाल सकते। तो ये कैसी हो जाएगी, हमारी परिभाषित नहीं होगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः जो हमारा चौथा वाला विकल्प होगा वो हमारा सही होगा। ये जो हमें अवकल समीकरण दे रखी है ये हमारी परिभाषित ही नहीं है। तो यह इसका अगला क्वेश्चन और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। यहाँ पर हमें 2 सदिश की वैल्यू दे रखी है और बोल रखा है ये आपस में लंबवत हैं। तो यहाँ पर हमें लैम्डा की वैल्यू को निकालना है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये आपसे आता भी होगा। यहाँ पर बस आपको पता होना चाहिए कि जब 2 सदिश लंबवत हों तो उसकी कंडीशन क्या होगी। तो उसकी कंडीशन हमारे पास हो जाएगी a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो हम यहाँ पर a वेक्टर और b वेक्टर की वैल्यू को रख देंगे और यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू को निकाल लेंगे। और कैसे निकालेंगे तो उसकी कैलकुलेशन आपके सामने आ चुकी होगी। तो यहाँ पर आपको डॉट गुणन करना आता होगा। आई वाले पद का आई वाले पद से कर देंगे, जे वाले पद का जे वाले पद से और के वाले पद का के वाले पद से। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 3 की हम 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 और 1 की हम 1 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस के 6 में से हम 1 को घटा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 5 बराबर 0। हमें यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू को निकालना है, तो जो हमारे पास माइनस का 5 है उसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 लैम्डा बराबर होगा 5 और लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो जो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में है उसको हम डिवाइड में ले जाएंगे। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5/2। तो यहाँ पर हम देख लेंगे जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं उसमें 5/2 में कहाँ पर दे रखा है, तो वो दे रखा है हमें दूसरे वाले विकल्प में। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः दूसरा वाला विकल्प हमारा क्या होगा, सही होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके निश्चित उत्तरी में भी आते रहते हैं। और ये क्वेश्चन आपका 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर जाना। ये शायद आपके सेट 1 में भी दे रखा था, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ पर इसको कैसे करेंगे ये आपको पता होना चाहिए और बहुत आसान क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। यहाँ पर जो हमें आई जे और के में समीकरण दे रखी है हमें इसका मान निकालना है। तो उसके लिए जो हमारे पास आई जे के होंगे वो हमारे कैसे होंगे, परस्पर लंबवत। तो यहाँ पर
इस तरीके से फॉर्मूले बन जाएंगे जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर हो जाएगा के कैप, ऐसे ही जे कैप क्रॉस के कैप बराबर हो जाएगा आई कैप, और ऐसे ही अगला भी हो जाएगा। तो ये आपको पता होने चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूले पता होंगे तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। अब इन वैल्यूज को उठाकर हम समीकरण में रख देंगे, वहां से हम समीकरण की वैल्यू को निकाल लेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे दिखा देता हूं, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। हम यहाँ पर वैल्यू को रख देंगे, बस हम यहाँ पर एक चेंज करेंगे, और वो क्या चेंज करेंगे जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। यहाँ पर था हमारे पास आई कैप क्रॉस जे कैप, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। तो हम इसको लिख देंगे के कैप क्रॉस आई कैप, क्योंकि के कैप क्रॉस आई कैप हो जाएगा हमारा जे कैप। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा जे कैप क्रॉस जे कैप इसी चक्कर में, और ये हमारा प्लस का था तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर हम इन सभी की वैल्यू को रख देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आई कैप इंटू आई कैप माइनस जे कैप इंटू जे कैप प्लस के कैप इंटू के कैप। सभी की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, आपको यहाँ पर दिख ही रही होगी। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस के 2 है और माइनस का 1 है, तो यहाँ पर घटा देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास इस समीकरण का मान कितना आ जाएगा 1। तो चारों ऑप्शन में जो थर्ड वाला ऑप्शन होगा वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि उसमें ही हमें 1 दे रखा था। तो आप इस क्वेश्चन को 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार करके जाएं। तो अब यहाँ से हमारे अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, और ये हमें विकल्प दे रखे हैं जो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा वाला विकल्प हमारा सही होगा। तो हम देखते हैं हम इसके पहले क्वेश्चन को। तो यह इसका अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमें अभिकथन ए और कारण आर दे रखा है। तो ये जो हमारे पास अभिकथन ए है, इसमें हमसे पूछ रखा है किसी उत्पाद की x इकाइयों के बिक्री से प्राप्त आय x रुपए में है, आर एक्स बराबर होगा 3x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15 से प्राप्त होती है। और जब x बराबर हमारा 15 होता है तो जो हमारे पास सीमांत आय होती है वो कितनी होती है हमारे पास 116। तो हमें तो पता नहीं कि ये जो हमें अभिकथन दे रखा है ये हमारा सही है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व कर देखेंगे। तो हम यहाँ पर dr ओवर dx की वैल्यू को x बराबर 15 पर निकाल कर देख लेंगे कि वो हमारी 116 आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आ जाएगी तो हमारा अभिकथन सही हो जाएगा। तो कैलकुलेशन आपके सामने आ चुकी होगी। हम पहले यहाँ पर लिख देंगे आर एक्स बराबर जो हमें दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। तो यहाँ पर हम इसका अवकलन कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6x प्लस 26। हम यहाँ पर x बराबर 15 पर dr ओवर dx की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 15 प्लस 26, 15 सिंग हो जाएगा 90 प्लस 26, 90 और 26 हो जाएगा हमारे पास 116। यानी कि जो हमारे पास अभिकथन है वो हमारा सही है। अब हम देख लेते हैं कि कारण हमारा सही होगा या नहीं होगा। कारण में हमें दे रखा है जो हमारे पास सीमांत आय MR बेची गई इकाइयों की संख्या के संबंध में कुल आय में परिवर्तन की दर, जो हमारे पास सीमांत आय है वो x बराबर 15 पर हमारी बराबर होगी किसके, जो हमने dr ओवर dx की वैल्यू निकाली थी x बराबर 15 पर उसके। तो हाँ, ये दोनों वैल्यू आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। यानी कि हमारा अभिकथन भी सही है और कारण भी। और ये जो हमारे पास कारण है, इस कारण से हमारा अभिकथन सही है या नहीं है। तो कारण से अभिकथन हमारा सही है। तो जो इसका पहला वाला पॉइंट होगा कि a और r सत्य हैं और r a की सही व्याख्या करता है, तो इसका पहला वाला पॉइंट हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख देना कि अतः पहला वाला विकल्प हमारा सही है। देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। तो ये हमारे पास है इसका अगला क्वेश्चन। यहाँ पर हमें अभिकथन और कारण दे रखे हैं। तो ये जो हमें अभिकथन दे रखा है इसमें हमें बोल रखा है कि यदि m और n क्रमशः अवकल समीकरण, यहाँ पर जो हमें समीकरण दे रखी है तो ये हमारी कोटि और घात है, तब m प्लस n बराबर कितना होगा, 4 होगा। तो ये हमारे पास जो भी कथन दे रखा है वो हमारा सही है। वो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जब हम m प्लस n की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर जो उसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4। अब ये जो हमें कारण दे रखा है हम इसको देख लेते हैं कि इसके हिसाब से हमारा अभिकथन सही होगा या नहीं होगा।
दिए गए अवकल समीकरण की कोटि और घात दोनों दो हैं। हाँ, दो दो तो हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं जो हमें अवकल समीकरण दे रखी है, लेकिन ये जो हमें कारण दे रखा है उसके हिसाब से हमारा अभिकथन सही नहीं होगा। यानी कि जो हमें कारण दे रखा है वो हमारा अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि जो हमारे पास ए और आर है वो हमारे तो सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ये शायद हमें थर्ड वाले ऑप्शन में दे रखा है। एक बार मैं आपको ऑप्शंस भी दिखा देता हूं। ये हमें सेकंड वाले ऑप्शन में दे रखा है कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो ये हो जाएगा हमारे लास्ट वाले पॉइंट का आंसर। अब यहाँ से हमारे निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखते हैं हम इसके दूसरे क्वेश्चन को। यहाँ पर हमें इसका मान ज्ञात करना है, यानी कि हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है और ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में बता रखा है, वहाँ से जाकर आप देख लेना। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट सोल्यूशन समझा देता हूँ इसका। तो यहाँ से हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ये जो हमें इंटीग्रेशन दे रखा है ये हमारा किसका है, tan इनवर्स x का। जैसे स्टार्टिंग में sec इनवर्स x का आया था, तो हम यहाँ पर लिमिट लगा देंगे √3 और 1। पहले लगा देंगे हम यहाँ पर अपर लिमिट, फिर लगा देंगे हम यहाँ पर लोअर लिमिट। तो यहाँ पर tan इनवर्स √3 की वैल्यू हो जाएगी π/3, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू हो जाएगी π/4। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास π/12। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप इसको जल्दी से नोट भी कर लें। तो ये हमारे पास है इसका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है यदि हमारे पास E और F दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, और यहाँ पर हमारे पास PE की वैल्यू दे रखी है 1/3 और PF की वैल्यू दे रखी है हमें 1/4। तो यहाँ पर हमें P ब्रैकेट में E इंटरसेक्शन F की वैल्यू को निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है और प्रायिकता वाले चैप्टर से इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को 2025 के एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार रख कर जाना, और सोल्यूशन आपके सामने आ भी चुका होगा। पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। क्वेश्चन में हमें PE की वैल्यू दे रखी है 1/3 और PF की वैल्यू दे रखी है 1/4, और हमें क्वेश्चन में ये भी बता रखा है कि E और F जो हमारे पास हैं ये हमारी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा P ब्रैकेट में E इंटरसेक्शन F बराबर होगा PE डॉट PF के। हम यहाँ पर PE और PF की वैल्यू को रख देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास P ब्रैकेट में E इंटरसेक्शन F की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारी आ जाएगी 1/12। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। तो अभी तो स्टार्टिंग में सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, अभी आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आएंगे। ये हमारा इसका चौथा क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछ रखा है कॉट इनवर्स ब्रैकेट में -1/√3। इसका हमें यहाँ पर मुख्य मान बताना है, और मुख्य मान हम किस तरीके से निकालते हैं ये आपको पता होगा, और मुख्य मान हम किस तरीके से निकालते हैं पूरे साल भर अपने पढ़ा होगा, इतना तो आपको निकालना आ ही गया होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डायरेक्ट छोड़ दिया है, डायरेक्ट मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है। इसका आंसर हमारा आएगा 2π/3। तो इसका सोल्यूशन आप खुद करना, और जिन स्टूडेंट से ना आए वो कमेंट कर बता देना। आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर हमें इसका समाकलन करना है, और बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, और सोल्यूशन आपके सामने आ भी चुका होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, log x को हम यहाँ पर लेट कर लेंगे t, और इसका हम यहाँ पर अवकलन कर यहाँ से हम dx/x की वैल्यू को निकाल लेंगे, जो कि आ जाएगी हमारे पास t। अब हम यहाँ पर इन वैल्यूज को यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन t² dt। तो यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला लग जाएगा x की पावर n वाला, जो कि हमारा होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो n है हमारे पास 2, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा t की पावर 2+1, और अपॉन में भी क्या आ जाएगा 2+1, और प्लस c हमारा हो जाएगा। तो अगली लाइन में हमारे पास आ जाएगा t³ अपॉन 3। तो हम यहाँ पर t की वैल्यू को दोबारा रख देंगे, t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास log x।
तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि log x की होल क्यूब अपॉन 3, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, आपकी समझ में आ भी गया होगा। और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके निश्चित उत्तरीय में आ जाते हैं, तो इनको आप जरूर तैयार कर जाना, क्योंकि आपके 2025 में अवकलन और समाकलन वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 को। हमें यहाँ पर x बराबर दे रखा है sin t, y बराबर दे रखा है हमें यहाँ पर cos t। हमें यहाँ पर dy ओवर dx की वैल्यू को निकालना है। और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें dy ओवर dx की वैल्यू को निकालना होता है। तो इसको हम कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ से आपका इस क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर x बराबर साइन टी को लेट कर लेंगे और इसका हम यहाँ पर t के सापेक्ष में अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास x का अवकलन हो जाएगा dx ओवर dt और साइन टी का अवकलन हो जाएगा cos t, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। तो ये हमारे पास dx ओवर dt की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरीके से जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था y बराबर cos t, हम इसको भी t के सापेक्ष में अवकलन कर देंगे। तो y का अवकलन हो जाएगा हमारे पास dy ओवर dt और cos t का अवकलन हो जाएगा हमारे पास माइनस के sin t। तो यहाँ पर हमें dy ओवर dx की वैल्यू को निकालना था। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1 और इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 2। हम यहाँ पर समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 से भाग कर देंगे। भाग करने पर हमारे पास dy ओवर dx की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रही होगी कि dy ओवर dx बराबर हो जाएगा माइनस के साइन टी अपॉन कॉस टी। हम इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस के tan t। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि dy ओवर dx बराबर हो जाएगा माइनस के tan t के। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। तो ये हमारे पास इसका 7वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है, इसमें हमसे पूछ रखा है x, y और z अक्षों की हमें यहाँ पर दिक् कोसाइन ज्ञात करनी है। और यहाँ पर दिक् कोसाइन की जगह दिक् कोंजाई भी आ सकता है, इस बात का आप ध्यान रखना। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और ये किस तरीके से आती है मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है सोल्यूशन में। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, आप यहाँ से सोल्यूशन में से देख लेना। तो यहाँ पर हमारे पास x अक्ष की दिक् कोसाइन हो जाएंगी 1, 0, 0। इसी तरीके से y अक्ष की दिक् कोसाइन हो जाएंगी 0, 1, 0। और लास्ट में z अक्ष की दिक् कोसाइन हो जाएंगी 0, 0, 1। अब इसको हम कैसे निकालते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखते हैं हम इसके 8वें क्वेश्चन को। इसमें हमें दे रखा है सिद्ध करो कि यहाँ पर हमें एक समुच्चय दे रखा है और उसी से रिलेटेड यहाँ पर हमें एक संबंध दे रखा है, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। और हमसे बोल रखा है कि ये जो हमारे पास संबंध है यानी कि आर है, ये हमारा स्वतुल्य है, परंतु ना तो सममित है और ना सकर्मक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। और इस तरीके के क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, 4 नंबर में भी और 5 नंबर में भी। लेकिन उसमें हमसे तुल्यता संबंध भी पूछ सकता है। और इस तरीके के क्वेश्चन आपके हर साल आते रहते हैं, तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर जाना। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, और इसका सोल्यूशन आपके सामने आ भी चुका होगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन में समुच्चय ए दे रखा है उसको नोट कर लेंगे और संबंध आर दे रखा है उसको नोट कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारा सुतुल्य होगा या नहीं होगा। तो इनकी कंडीशंस होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता तो आप मेरी फॉर्मूले वाली वीडियो को जाकर देख लेना। तो सुतुल्य कंडीशन होती है, अगर स्मॉल ए बिलोंग्स करता है कैपिटल ए में, तो इसके लिए जो a, होगा वो हमारा बिलोंग्स करना चाहिए आर में। तो इसको मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। अगर हमारे पास a का अवयव 1 है, अगर वो हमारा बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल A के अंदर, तो जो हमारे पास 1, होना चाहिए वो हमारा आर में बिलोंग्स करना चाहिए। तो जो हमें यहाँ पर समुच्चय और संबंध दे रखे हैं उसके हिसाब से हमारा ये सही है। तो ये जो हमें संबंध दे रखा है ये हमारा कैसा होगा, सुतुल्य होगा।
जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा था। अब हम देखते हैं कि ये जो हमें संबंध दे रखा है ये हमारा सम्मित होगा या नहीं होगा। तो सम्मित की कंडीशन क्या होती है कि A1, A2 बिलोंग्स करता है हमारा A के अंदर। तो इस कंडीशन से A1, A2 ये भी हमारा R के अंदर बिलोंग्स करेगा और A2, A1 ये भी हमारा R के अंदर बिलोंग्स करेगा। तो अब मैं आपको इसको एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे 1, 2 हमारा बिलोंग्स कर रहा है A के अंदर, तो 1, 2 हमारा R के अंदर भी बिलोंग्स करेगा। तो 2, 1 भी हमारा R के अंदर बिलोंग्स करना चाहिए। लेकिन जो हमें R दे रखा है उसमें हम देखेंगे तो कहीं पर भी हमें 2, 1 नहीं दे रखा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 2, 1 हमारा बिलोंग्स नहीं करता R में। तो यानी कि ये हमारा सम्मित की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये जो हमारे पास संबंध है ये हमारा सम्मित नहीं होगा। अब जो हमें इसकी लास्ट कंडीशन दे रखी थी सकर्मक की, अब उसको हम देख लेते हैं कि ये हमारा संबंध सकर्मक होगा या नहीं होगा। तो उसकी कंडीशन होती है कि A1, A2, A3 ये हमारे हैं A के अंदर। तो इस कंडीशन से A1, A2 ये हमारा बिलोंग्स करेगा R में, A2, A3 ये हमारा बिलोंग्स करेगा R में, और इन दोनों ही कंडीशन से A1, A3 ये हमारा बिलोंग्स करेगा R में। फिर से मैं इसको आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे 1, 2, 3 ये हमारे बिलोंग्स करते हैं A के अंदर, तो 1, 2 हमारा R के अंदर बिलोंग्स कर रहा है। 2, 3 यानी कि A2, A3 ये भी हमारा बिलोंग्स कर रहा है R में, और इन दोनों कंडीशन से हम कह सकते हैं कि A1, A3 ये भी हमारा बिलोंग्स करना चाहिए R में। लेकिन जब हम संबंध R को देखेंगे तो यहाँ पर 1, 3 हमारा R में बिलोंग्स नहीं कर रहा होगा, तो दिया गया संबंध हमारा सकर्मक भी नहीं होगा। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि दिया गया संबंध हमारा सुतुल्य तो है लेकिन सम्मित और सकर्मक नहीं है, ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। और इस तरीके के क्वेश्चंस को आप 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर जाना। ये हमारे हर साल रिपीट होते रहते हैं। तो ये आपकी समझ में आ भी गया होगा। अब देखते हैं हम इसके नवे क्वेश्चन को। तो ये हमारा इसका नवा क्वेश्चन, और इस तरीके क्वेश्चन के भी 2025 में आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आपके सेट 1 में भी दे रखा है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, तो जब हम पत्थर को फेंकते हैं तो पत्थर को फेंकने पर जो वृत्त बनते हैं उनकी गति कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो हमें यहाँ पर ये बताना है उस क्षण पर घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा होगा। हमें यहाँ पर उसकी वैल्यू को ज्ञात करना है। 2 नंबर के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो मैं आपको आगे समझा दूंगा। बस यहाँ पर जो हमें वैल्यू दे रखी है उसको आप साइड में नोट कर लेना। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समय को, त्रिज्या को और क्षेत्रफल को लेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे माना कि किसी क्षण t पर जो हमारी r त्रिज्या के वृत्ताकार तरंग है उनका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, a है। तब a बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। हम यहाँ पर इसका अवकलन कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा dA/dt बराबर होगा d/dt और पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो हमारे पास पाई होगा वो नियतांक का काम करेगा, जो हमारे पास आर होगा यानी कि त्रिज्या होगी वो हमारी समय के साथ बदलेगी, तो हम उसका अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2r। तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण बन जाएगी कि dA/dt बराबर होगा 2 पाई आर dr/dt के। और आपको ध्यान होगा क्वेश्चन में हमें dr/dt की वैल्यू ही दे रखी थी 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास dA/dt की वैल्यू आ जाएगी 8 पाई आर। तो यहाँ पर हम dr/dt की वैल्यू को रख देंगे तो यहाँ पर हमारे पास dA/dt की वैल्यू आ जाएगी जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रही होगी 8 पाई आर। और हमें यहाँ पर क्वेश्चन में त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इस पर हमें dA/dt की वैल्यू को निकालना है तो उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास dA/dt की वैल्यू आ जाएगी 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, जो हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए बोल रखा था। जो हमारे पास वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल होगा
वो किस गति से बदल रहा होगा। तो इसके सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लेना। इजी क्वेश्चन था, आपकी समझ में आ भी गया होगा। तो ये हमारे पास इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। हमें यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर कर यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू को ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन होने वाला है। हम इसको कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ और इसकी कैलकुलेशन आपके सामने आ भी चुकी होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेट कर लेंगे कि tan इनवर्स x बराबर होगा t के, और यहाँ से हम इसका अपकलन कर लेंगे। तो tan इनवर्स x का अपकलन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और बराबर में t का अपकलन हो जाएगा dt। तो यहाँ पर हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, dt। अब जो हमने लेट करा था उसको हम क्वेश्चन में रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा i बराबर होगा इंटीग्रेशन e की पावर t dt, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी थी, dt। हम यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पर e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा e की पावर t, और यहाँ पर अचर पद आ जाएगा प्लस c। अब हम यहाँ पर t की वैल्यू को रख देंगे। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा i बराबर होगा e की पावर tan इनवर्स x प्लस c। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और एग्जाम में आपका 2 नंबर भी पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को भी नोट कर लेना। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, और इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन आपके सेट 1 में भी दे रखे थे। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को 2025 के एग्ज़ाम के लिए ज़रूर तैयार करके जाएं, और 2 नंबर में ये हमारा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें p की वैल्यू को निकालना है, और यहाँ पर हमें 2 रेखाएं दे रखी है और हमसे बोले रखा है ये आपस में कैसी है, लंब है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। हम इनके मानक रूप से इनकी तुलना कर कर यहाँ से हम a1, b1, c1, a2, b2, c2 इनकी वैल्यू को निकाल लेंगे। और क्वेश्चन में हमें दे रखा है, और क्वेश्चन में हमें कंडीशन दे रखी है कि ये 2 रेखाएं आपस में कैसी है, लंब है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। सबकी वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम कैसे करेंगे वो मैं आपको इसके सोल्यूशन में दिखा देता हूँ। और इसका सोल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर मैंने वैल्यू पहले ही निकाल रखी है, आप तुलना कर कर निकाल लेना। अब इन वैल्यू को जो हमारे पास कंडीशन होती है उसमें रख कर हम यहाँ से p की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा था पहले हम वैसे ही यहाँ पर लिख देंगे कि रेखाएं एक दूसरे पर लंब हो। तो लंब होने की कंडीशन मैंने यहाँ पर आपको बताई दी थी। यहाँ पर हम इन सब की वैल्यू को रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी 1, a2 की वैल्यू आ जाएगी 3। तो यहाँ पर 1 की 3 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3। b1 की वैल्यू आ जाएगी 2, b2 की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पर हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 की हम p के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस के p बराबर 0। तो अब हमें यहाँ से p की वैल्यू को निकालना है। तो इस साइड में हमारे पास माइनस का p है, इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे और इनको हम जोड़ देंगे, तो p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछ भी रखा था। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको इसमें फॉर्मूले पता होने चाहिए, और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। 2025 के एग्जाम के लिए आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर जाएं। तो यह हमारा इसका 12वां क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछ रखा है एक पाठशाला में 1000 विद्यार्थी हैं जिसमें से 430 लड़कियां हैं। यह ज्ञात कीजिए 430 में 10% लड़कियां कक्षा 12वीं में पढ़ती हैं। क्या प्रायिकता है कि यादृच्छा चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है? यदि यह ज्ञात है कि जो चुना गया विद्यार्थी है वो क्या होगी, हमारी एक लड़की होगी,
तो 2 नंबर में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे वो मैं आपको इसके सोल्यूशन में दिखा देता हूँ। लेकिन ये जो हमें क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है इसको आप ध्यान रखना। तो यहाँ से हमारा इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम दो घटनाओं को लेट कर लेंगे कि हमारे पास एक ई घटना है जो कि हम किसी एक विद्यार्थी को चुन रहे हैं और वो हमारा कक्षा 12 में पढ़ता है। एफ घटना को मान लेंगे कि जो चुना गया विद्यार्थी होगा वो होगी हमारी लड़की। तो यहाँ पर हमें पी ई अपॉन एफ की वैल्यू को ज्ञात करना है कि वो कक्षा 12 की भी छात्र हो और वो हमारी लड़की होनी चाहिए। तो इसको हम कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले जो हमें वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमें पाठशाला में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है 1000। तो यहाँ पर एन एस की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1000। ऐसे ही उनमें 430 लड़कियां हैं तो यहाँ पर एन एफ की वैल्यू हो जाएगी 430। और हमसे क्वेश्चन में बोल रखा है यह ज्ञात कीजिए कि 430 में 10% लड़कियां कक्षा 12वीं में पढ़ती हैं। तो इससे हम यहाँ पर n ब्रैकेट में ई इंटरसेक्शन f की वैल्यू को निकाल लेंगे। 430 का 10%, तो ये हमारे पास आ जाएगा 430 गुणा 10/100। तो यहाँ पर हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास n ब्रैकेट में ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू आ जाएगी 43। इसी तरह से हम यहाँ पर पी एफ की वैल्यू भी निकाल लेंगे। उसको निकालने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे कि पी एफ बराबर होगा एन एफ अपॉन एन एस के। तो यहाँ पर हमारे पास लड़कियों की संख्या कितनी है 430, टोटल कितनी संख्या है 1000। तो हम 1000 से 430 पर भाग कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 0.43। यह हमारी हो जाएगी पी एफ की वैल्यू। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि यहाँ पर हमने P ब्रैकेट में E इंटरसेक्शन F और PF की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें P E अपॉन F की वैल्यू को निकालना है। तो P E अपॉन F की वैल्यू को निकालने के लिए हमें इन दोनों वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये हमारा एक फॉर्मूला होता है कि P E अपॉन F बराबर होगा P ब्रैकेट में E इंटरसेक्शन F अपॉन PF के। अब हम यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ को रख कर यहाँ से P E अपॉन F की वैल्यू को निकाल लेते हैं। वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। तो ये वैल्यू हमने इसलिए निकाली थी क्योंकि इस वैल्यू से ही हम यहाँ पर P ब्रैकेट में E इंटरसेक्शन F की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा N ब्रैकेट में E इंटरसेक्शन F अपॉन NS के। दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास P ब्रैकेट में E इंटरसेक्शन F की वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पर फॉर्मूले में रख देंगे जो मैंने आपको बताया था। दोनों की वैल्यूज़ को हम यहाँ पर रख देंगे जिससे हमारे पास P E अपॉन F की वैल्यू आ जाएगी 0.1। और जब हम यहाँ पर 1000 से 43 को भाग करेंगे तो यहाँ पर हमारा 0.043 आएगा। इस बात का आप ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रखी है, आप इसको ठीक कर लेना। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और ये आपकी समझ में भी आ चुका होगा। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। तो ये हमारा इसका 13वां क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछ रखा है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय Z में R बराबर हमें एक संबंध दे रखा है कि A माइनस B हमारा क्या होगा एक पूर्णांकों का द्वारा परिभाषित संबंध। R एक क्या होगा एक तुल्यता संबंध है और ये हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पर हमें समुच्चय और संबंध दे रखा है। तो पहले जो हमें क्वेश्चन में समुच्चय और संबंध दे रखा है उसको हम यहाँ पर बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ से हमारे इस क्वेश्चन का सल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर समुच्चय को बना लेंगे क्योंकि हमें समुच्चय में बोल रखा है कि हमारा पूर्णांकों का समुच्चय होगा। तो इसमें हमारी प्लस वाली संख्याएं भी आ जाएंगी, माइनस वाली भी और शून्य भी। तो ये हमने बना रखा है यहाँ पर Z, जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। अब ये जो हमें यहाँ पर संबंध दे रखा है कि A में से अगर हम B को घटाएं तो हमारे पास यहाँ पर पूर्णांक आना चाहिए। तो ये हमारे A और B हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। एग्जाम में ये क्वेश्चन हमारा A और B में आ रखा है, वैसे ये क्वेश्चन हमारा X और Y में है। तो यहाँ पर हम Z में से A और B की ऐसी वैल्यू को लेंगे जिनको घटाने पर हमारी एक पूर्णांक संख्या आती हो। जैसे कि यहाँ पर आपको संबंध बना हुआ दिख भी रहा होगा। हम यहाँ पर A और B की वैल्यू ले लेंगे 1 और 1। अगर हम यहाँ पर 1 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास 0।
जो कि हमारा क्या होता है, पूर्णांक होता है। इसी तरह से हम यहाँ पर संबंध R को भी बना लेंगे। अब यहाँ से आप समुच्चय Z और संबंध R को नोट कर लें, क्योंकि ये हमारे आगे काम में आएगा जब हम तुल्यता संबंध प्रूफ करेंगे। तुल्यता संबंध को प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पर स्वतुल्य, सममित, सकर्मक तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कराना होगा। अगर तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएंगी तो ये संबंध हो जाएगा हमारा तुल्यता संबंध। तो एक एक कर हम तीनों कंडीशंस को चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी पहली कंडीशन जो कि होती है हमारी स्वतुल्य के लिए। तो ये कंडीशन होती है कि अगर हमारे पास स्मॉल a है, अगर वो हमारा बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल Z के अंदर, तो स्मॉल a, वो हमारा R के अंदर होना चाहिए। तो इस कंडीशन को मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। यहाँ पर हम 1 को लेट कर लेंगे जो कि हमारा Z के अंदर आता है, यानी कि पूर्णांक में। तो 1, 1 यानी कि a भी हमारा R के अंदर आना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो 1, 1 हमारा R में आ रहा है। ऐसे ही आप दूसरा एग्जाम्पल भी बना सकते हैं, यानी कि ये हमारी स्वतुल्य कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही हम यहाँ पर नेक्स्ट 2 कंडीशन को भी देख लेते हैं। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर सममित की कंडीशन को। तो वो कंडीशन हो जाएगी हमारे पास कि a1 और a2 ये हमारे बिलोंग्स करते हैं Z के अंदर। तो जो हमारे पास a1 और a2 होंगे वो हमारे R में होंगे, और a2, a1 ये भी हमारे क्या होंगे, R में होंगे। तो यहाँ से इस कंडीशन को मैं यहाँ पर एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे 1, 2 हमारे Z के अंदर है, तो 1, 2 हमारे R में भी होने चाहिए और 2, 1 हमारे R में भी होने चाहिए। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि संबंध को आप साइड में नोट कर लेना। आप संबंध में आप देखोगे तो 1, 2 भी आ रहा होगा और 2, 1 भी आ रहा होगा, यानी कि ये जो हमारा संबंध है ये हमारा सममित भी होगा। अब देखते हैं हम इसकी लास्ट कंडीशन को, जो कि होती है हमारी सकर्मक की, जो कि हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। हम यहाँ पर a1, a2, a3 ये हमारे बिलोंग्स कर रहे हैं Z के अंदर। तो जो हमारा a1, a2 होगा ये हमारा बिलोंग्स करेगा R में, और जो a2, a3 होगा ये भी हमारा बिलोंग्स करेगा R में। और इन तीनों कंडीशन से जो a1, a3 होगा वो भी हमारा बिलोंग्स करेगा R में। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तो ये हमारा कैसा संबंध होगा, सकर्मक। तो यहाँ पर हम 3 संख्याएं ले लेंगे जो कि हमारी पूर्णांक हैं। तो यहाँ से a1 और a2 ये हमारे बिलोंग्स करते हैं R में। तो जो हमारे पास a2, a3 होंगे वो भी हमारे R में बिलोंग्स करेंगे। इन दोनों कंडीशन से जो हमारे पास a1 और a3 होंगे वो भी हमारे R में बिलोंग्स करेंगे। अब इन तीनों को आप संबंध में देख सकते हैं। क्वेश्चन में जो हमें संबंध दे रखा था ये हमारा सकर्मक भी हो जाएगा, यानी कि दिया गया संबंध हमारा स्वतुल्य भी है, सममित भी है और सकर्मक भी है। तो ये हमारा कैसा संबंध हो जाएगा, एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख करके आ सकते हैं लास्ट में, आता है दिया गया संबंध हमारा क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपके 4 नंबर में इस साल जरूर आएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को भी 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर जाना। आप देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। तो ये हमारा इसका 14वां क्वेश्चन। यहाँ पर हमें एक आव्यूह ए दे रखा है और हमसे बोल रखा है कि यहाँ पर जो हमारे पास आई है वो हमारे एक 2 × 2 कोटि का तत्समक आव्यूह है। तो हमें इसको सिद्ध करना है कि i + a बराबर होगा i - a की, और यहाँ पर हमें एक आव्यूह भी दे रखा है। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, पहले हम यहाँ पर LHS वाली वैल्यू को निकालेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर RHS वाली वैल्यू को निकालेंगे। दोनों वैल्यू अगर हमारी बराबर आ जाएंगी तो हम कह देंगे कि LHS बराबर होगा RHS के। तो यहाँ पर आप a की वैल्यू को ध्यान रखना। तो यहाँ से हमारे इस क्वेश्चन का सल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ये हमें क्वेश्चन में a और i की वैल्यू दे रखी थी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम a + i की वैल्यू को निकाल लेंगे, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रही होगी। 1 - के tan α/2 अपॉन 1। उसके बाद में हम यहाँ पर 1 - a और ब्रैकेट में ये जो हमें आव्यूह दे रखा था इसको सॉल्व कर लेते हैं आपस में।
जिससे हमारे पास यहाँ पर RHS वाली वैल्यू भी आ जाएगी। अब इसकी कैलकुलेशन मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। और ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम i की वैल्यू को रख देंगे, यहाँ पर हम a की वैल्यू को रख देंगे और यहाँ पर हमारे पास हाफ व्यू चल ही रहा है। तो यहाँ पर हम i में से a की वैल्यू को घटा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये हाफ व्यू प्राप्त हो जाएगा और ये हाफ व्यू हमारे पास चल ही रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूले होते हैं cos अल्फा के और sin अल्फा के tan अल्फा बाई 2 के पदों में, उनको हम यहाँ पर रख देंगे और इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पर हमारे पास एक हाफ व्यू प्राप्त हो जाएगा और आप यहाँ पर देखोगे तो सभी में यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉमन आ रहा होगा। तो हम यहाँ पर चारों पदों में से 1/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पर जो इनके ऊपर वैल्यू दे रखी हैं इनमें से भी हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉमन आ जाएगा, उनको हम बाहर निकाल लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 से। अपॉन में जो हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 चल रहा होगा उसको काट देंगे और ब्रैकेट में हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस के tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 और 1। अगर हम इस वैल्यू को देखेंगे और जो हमने i प्लस a वाली वैल्यू निकाली थी वो दोनों वैल्यू हमारी सेम आ रही हैं। तो जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी थी कि i प्लस a बराबर होगा i माइनस a और जो हमें आप व्यू दे रखा था वो दोनों आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। और इस तरीके के क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर आता है, आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाना। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमें 14वें क्वेश्चन के अथवा में दे रखा है। अगर आपसे ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन को कर आ सकते हैं और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है और ये आपका 2025 के एग्जाम में 5 नंबर में भी आ सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर जाना। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है एक व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेश करना है। प्रथम ब्रांड पर 5% वार्षिक तथा दूसरे ब्रांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। तो आव्यूह गुणन के प्रयोग से यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को 2 भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार से बांटा जाए जिससे जो व्यापार संघ है उसको जो प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज हो, पहला 1800 रुपये हो और दूसरा 2,000 रुपये हो। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो मैं आपको सोल्यूशन में समझा देता हूं, लेकिन जो हमें क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी थी इन वैल्यूज को आप ध्यान रखना। तो यहां से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। हमें टोटल पैसे दे रखे थे 30,000 जिनको हमें 2 भागों में निवेश करना था। तो उनको हम यहाँ पर लेट कर लेंगे कि प्रथम ब्रांड में हमने x रुपये निवेश करा और दूसरे ब्रांड में हो जाएगा हमारा 30,000 माइनस x, क्योंकि हम पहले ब्रांड में कुछ रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो दूसरे ब्रांड में कितने हो जाएंगे जो हमारे पास टोटल है माइनस जो हमने प्रथम ब्रांड में निवेश कर रखे हैं उसको हम माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास ये आव्यूह A बन जाएगा और इस आव्यूह को आप ध्यान रखना ये हमारे लास्ट में काम में आएगा। और क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि प्रथम ब्रांड में हमें 5% वार्षिक ब्याज और द्वितीय ब्रांड में हमें 7% वार्षिक ब्याज मिलता है। इससे भी हम यहाँ पर एक आव्यूह को बना लेंगे। अब वो हम कैसे बनाएंगे वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 5% और 7% ब्याज दे रखा है तो हम यहाँ पर दोनों में 100 से भाग कर देंगे। तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 5/100 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 7/100। तो यहाँ पर जो हमारे पास आर आव्यूह बन जाएगा उसके अंदर अवयव हो जाएंगे हमारे पास 0.05 और 0.07। तो आपको ध्यान होगा क्वेश्चन में हमें 2 पॉइंट दे रखे थे ए और बी, जिसमें हमें अलग अलग प्राप्त कुल ब्याज दे रखे थे जो कि हमारे वार्षिक ब्याज थे। तो यहाँ पर जो हमने 2 आव्यूह बनाए हैं अगर हम इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे
तो जो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो होगा हमारा प्राप्त कुल ब्याज। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि AR बराबर होगा 1800। अब हम यहाँ पर जो हमने अवयव A और R बनाया था उन दोनों अवयव को हम यहाँ पर रख देंगे और बराबर हो जाएगा 1800। अब हम इन्हें आपस में सॉल्व कर कर यहाँ से हम किसी भी तरीके से x की वैल्यू निकाल लेंगे और अवयव को सॉल्व करना आपको आता ही होगा। यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन दे रखी है, आप यहाँ से कैलकुलेशन को देख लेना और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15,000 जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रही होगी। अब आपको ध्यान होगा स्टार्टिंग में हम x किसको ऐड करते हुए चले थे, जो हमने प्रथम ब्रांड में निवेश करा था, तो वो हमारा आ चुका है 15,000 रुपये, यानी कि प्रथम ब्रांड में जमा राशि कितनी हो गई है 15,000। अब इसी तरीके से जो हमने दूसरा ब्रांड माना था 30,000 माइनस x, उसमें हम इस x की वैल्यू को रख कर यहाँ से हम दूसरे ब्रांड में जमा राशि को निकाल लेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर लिख देंगे दूसरे ब्रांड में जमा राशि बराबर 30,000 माइनस x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 15,000, तो दूसरे ब्रांड में जमा राशि भी हो जाएगी हमारे पास 15,000। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रखा था जो कि हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपकी समझ में आ गया होगा और यहाँ से आप इसको जरूर नोट कर लेना। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है लैम्डा के किस मान के लिए f(x) बराबर, यहाँ पर हमें एक फलन दे रखा है और यहाँ पर हमें कंडीशन भी दे रखी है। हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये जो हमें फलन दे रखा है ये हमारा x बराबर 0 पर क्या होगा, सतत होगा। तो जो हमारा फलन यहाँ पर सतत होगा वो लैम्डा की किस वैल्यू के लिए सतत होगा वो भी हमें यहाँ पर बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, दोनों जो क्वेश्चन में हमें फलन दे रखे हैं दोनों में एक एक कर हम x बराबर 0 रख देंगे, वहाँ से हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं बाकी आपको इसके सोल्यूशन में समझा देता हूँ, बस यहाँ पर आप इस फलन को ध्यान रखना और साथ ही उसकी जो कंडीशन है उनको भी आप साइड में नोट कर लेना। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें फलन दे रखा था उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। हमें क्वेश्चन में बोल रखा था कि ये जो हमारे पास फलन है ये x बराबर 0 पर क्या होगा, सतत होगा। तो हम एक एक कर x बराबर 0 दोनों फलनों में रख देंगे। x बराबर 0 रखने पर पहला फलन यहाँ पर आ जाएगा f(x) बराबर लैम्डा ब्रैकेट में x² माइनस 2x। तो अगर हम यहाँ पर x की जगह 0 रख देते हैं तो जो हमारी राइट हैंड साइड वाली लिमिट होगी वो कितनी आ जाएगी, 0। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव लैम्डा ब्रैकेट में x² माइनस 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसी तरीके से अगर हम फलन की वैल्यू को x बराबर 0 पर निकालेंगे तो वो भी हमारी क्या आएगी, 0 ही आएगी, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। तो आपको पता होगा उस फलन को हम उस पॉइंट पर, उसके पॉजिटिव पर और उसके निगेटिव पर, यानी कि राइट हैंड साइड वाली लिमिट पर और लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट पर चेक करते हैं। अगर तीनों वैल्यू हमारी बराबर आ रही होती हैं तो फलन हमारा सतत होता है। ऐसे ही अब हम RHS वाली लिमिट को भी देख लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा f(x) बराबर 4x + 1, इसमें भी हम x बराबर 0 रख देंगे। अगर हम यहाँ पर x बराबर 0 रख भी देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड वाली लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1, यानी कि ये दोनों हमारी आपस में बराबर नहीं होंगी, राइट हैंड साइड वाली लिमिट और लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि LHL नॉट इक्वल टू किसके होगा, RHL के। सिंपल सा था। तो क्वेश्चन में हमसे लैम्डा की वैल्यू पूछ रखी थी तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू नहीं आ पाएगी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि x बराबर 0 पर लैम्डा के किसी भी मान के लिए f सतत नहीं है। अगर क्वेश्चन में हमें 0 की जगह 1 दे रखा होता तब तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता, जो कि आपको नेक्स्ट पॉइंट में दिख रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें फलन को x बराबर 0 पर ही चेक करना है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को यहीं तक ही करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो यहाँ से आप इसको नोट कर लेना। अब देखते हैं हम इसके आगे और क्वेश्चंस को।
इस क्वेश्चन के अथवा में भी हमें एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमें यहाँ पर अंतराल ज्ञात करना है, जिसमें हमें यहाँ पर एक फलन दे रखा है और यहाँ पर हमें ये बताना है किस अंतराल में ये फलन हमारा वर्धमान होगा और किस अंतराल में हमारा फलन ह्रासमान होगा। ये क्वेश्चन आपका पहले वाले क्वेश्चन से भी आसान है, आप इस क्वेश्चन को कर कर आ सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे समझा देता हूँ। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें फलन दे रखा था हम उसको नोट कर लेंगे और उसका अवकलन कर कर यहाँ से हम f डैश x की वैल्यू को निकाल लेंगे, जो कि हमारी आ जाएगी 6x² माइनस 6x माइनस 36 और ऊपर से हम यहाँ पर 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर x² माइनस x माइनस 6। यहाँ से हम इसके टुकड़े कर लेंगे तो टुकड़े हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। f डैश x बराबर होगा 6 ब्रैकेट में x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि किस अंतराल में हमारा फलन वर्धमान होगा और किस अंतराल में फलन हमारा ह्रासमान होगा। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, f डैश x की वैल्यू को कर देंगे 0, जिससे हमारे पास x की दो वैल्यू आ जाएंगी। एक आ जाएगी x बराबर -2 और एक आ जाएगी x बराबर 3, जिससे हमारे पास यहाँ पर 3 अंतराल बन जाएंगे। अब ये जो हमें 3 अंतराल दे रखे हैं, एक एक कर कर इन तीनों अंतरालों को हम जो हमने f डैश x की वैल्यू निकाली थी, जिसको हमने यहाँ पर बराबर 0 करा है, इसमें रखते रहेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर हमारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और कहाँ पर वैल्यू हमारी नेगेटिव आ रही है। जब आप वैल्यू को रख कर देखोगे तो जो हमारे पास पहला अंतराल है -∞ से -2, तो ये अंतराल हमारा क्या आएगा, वर्धमान आएगा, पॉजिटिव में आएगा। यानी कि ऐसे ही जो हमारे पास दूसरा अंतराल है 3, ये भी हमारा पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन जब आप इसके दूसरे वाले अंतराल को रखेंगे -2, तो ये हमारा क्या होगा, ह्रासमान होगा। तो यहाँ पर आप लास्ट में लिख करके आ सकते हैं कि ये जो हमारे पास अंतराल होंगे, इन अंतराल में फलन हमारा वर्धमान होगा और जो हमारे पास एक अंतराल बचा है -2, इसमें फलन हमारा ह्रासमान होगा। तो इतना आप यहाँ पर लिख लेना, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है और आप इस क्वेश्चन को कर कर आ सकते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन की तुलना में। और ये आपका 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ये आपका 2025 के सेट 1 में भी दे रखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट 2 में भी आपका आया हुआ है। और जो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो अपलोड कर रखी है क्लास 12th वालों की, उसमें भी मैंने आपको ये बता रखा था। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है और अगर आप इस क्वेश्चन को समझना चाहते हो तो आप पार्ट 1 की सोल्यूशन वीडियो में जाकर देख लेना, वहाँ पर मैंने समझा रखा है। अब अगर मैं एक ही क्वेश्चन को 2 वीडियो में समझाऊंगा तो टाइम ज़्यादा खर्च होगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को वहाँ से देख लेना। यहाँ पर मैंने सोल्यूशन लिख रखा है, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। यहाँ से हमारा इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर जो क्वेश्चन अभी ऊपर आया था वो क्वेश्चन आपसे नहीं आता हो तो आप इसके अथवा वाले क्वेश्चन को भी कर कर आ सकते हैं। वैसे तो ज़्यादा चांसेस ऊपर वाले के ही हैं, फिर भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन करना आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन को आप किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन दे रखा है, इसको आप यहाँ से तोड़ लेंगे 2 पार्ट्स में, और 2 पार्ट्स में तोड़ना आपसे आता ही होगा। जैसे कि हम a और b की वैल्यू को निकाल लेते हैं, और वो कैसे निकालते हैं वो मैंने यहाँ पर बता रखा है। a और b की वैल्यू को आप यहाँ से निकाल लेना और उनको अलग कर कर लिख लेना। तो ये जो इंटीग्रेशन होगा ये 2 पार्ट्स में टूट जाएगा। तो 2 पार्ट्स का आप इंटीग्रेशन निकाल देना और दोनों इंटीग्रेशन को निकालने के बाद में ऊपर समीकरण में रख देना। आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और वो मैं आपको आगे दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से आएगा, जो कि आपको यहाँ पर भी दिख ही रहा होगा। ये हमारे पास एक इंटीग्रेशन था, हमने इसको 2 पार्ट्स में तोड़ दिया है। अब इनको आप अलग अलग सॉल्व कर लेना और दोनों की वैल्यू को निकाल कर यहाँ पर ही रख देना। इसे चाहे आप समीकरण बना लेना, इससे आपका आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से करेंगे आप क्वेश्चन को सॉल्व तो बहुत आसान रहेगा, वरना ये क्वेश्चन आपका मिक्स हो जाएगा और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाओगे।
तो यहाँ से आप इसकी कैलकुलेशन को नोट कर लेना। तो ये हमारे पास इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। और इस क्वेश्चन में भी हमें दो क्वेश्चन ही दे रखे हैं, आ और बा कर। तो ये आपका आ वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आपका 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये क्वेश्चन आपका सेट 1 में भी आया है और यहाँ पर सेट 2 में भी दे रखा है और मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में भी इसको बताया था। तो मैथ के सैम्पल पेपर के सेट 1 में मैं आपको एक क्वेश्चन समझा चुका हूँ, वहाँ से आप इसको नोट कर लेना। तो उस वीडियो में मैं क्वेश्चन को समझा चुका हूँ, वहाँ से आप देख लेना, यहाँ से आप सोल्यूशन को नोट कर लें क्योंकि ज़्यादा टाइम अब नहीं है। ये इसका बा वाला क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये आपका अलग से 4 नंबर में भी आ सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाना। यहाँ पर हमें एक ए वेक्टर दे रखा है और यहाँ पर हमें एक बी वेक्टर दे रखा है और सी वेक्टर, और ये हमारे इस प्रकार से है कि ये जो हमारे पास ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर है ये हमारा सी वेक्टर पर लंब है। तो यहाँ पर हमें लैम्डा की वैल्यू को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अगर दो सदिश लंब है तो उसकी कंडीशन क्या होती है। तो उसकी कंडीशन होती है हमारे पास कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, 0। तो यहाँ पर ए वेक्टर का काम ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर करेगा और बी वेक्टर का काम हमारा सी वेक्टर करेगा। क्वेश्चन में हमें ऐसा ही दे रखा है। तो यहाँ पर पहले हम ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर को निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, मैं आपको आगे समझा देता हूँ। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे और यहाँ पर हमें ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर की वैल्यू को निकालना था। तो दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे और इन्हें आपस में जोड़ देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी और जो मैंने आपको लंब वाली कंडीशन बताई थी उसको हम यहाँ पर लगा देंगे जिससे हमारे पास लैम्डा की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहाँ पर हम कंडीशन को लिख देंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो हम यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लेंगे जो कि आपको निकालना आ भी रखा होगा और मैंने यहाँ पर निकाल भी रखा है। तो यहाँ से कैलकुलेशन बहुत आसान है, आप आराम से कैलकुलेशन कर यहाँ से लैम्डा की वैल्यू को निकाल लेना। मैं यहाँ पर आपको आंसर दिखा देता हूँ सीधा। तो अगर जिन स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन करनी ना आती हो वो यहाँ से कैलकुलेशन को भी नोट कर लेना और लैम्डा का मान आ जाएगा हमारे पास 8 और क्वेश्चन में हमसे लैम्डा की वैल्यू ही पूछ रखी थी। तो यहाँ पर हम लिख भी देंगे कि अतः लैम्डा का अपेक्षित मान कितना हो जाएगा, 8। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। और इस तरीके के क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार करके जाना, ये भी आपके हर साल आते ही रहते हैं। तो ये हमारा 18वां क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी हमारा 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके का सेम क्वेश्चन आपका सेट 1 में भी आ रखा है। बस यहाँ पर हमारी समीकरण चेंज है, उसमें भी हमें न्यूनतम दूरी ही निकालने के लिए बोल रखा था और न्यूनतम दूरी निकालना मैंने सिखा दिया था। तो मैं यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, सोल्यूशन दे रखा है, यहाँ पर मैं आपको इसका फॉर्मूला बता दूंगा और कैसे करेंगे वो मैं यहाँ पर आपको समझा दूंगा। इसका सोल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पर इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ज्ञात करना है। तो दूरी निकालने का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि हमारा होता है d बराबर होगा, मोड में ब्रैकेट में आ जाएगा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा b1 क्रॉस b2 अपॉन मोड लगा देंगे फिर से और मोड में हमारा आ जाएगा b1 क्रॉस b2। अब इन सभी की वैल्यू को हम यहाँ पर जो में दो रेखाएं दे रखी हैं यहाँ से निकाल लेंगे और बहुत इजी क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। एग्जाम में आपके 4 नंबर ऐसे ही पक्के हो जाएंगे और यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लेना। पूरा सोल्यूशन मैंने यहाँ पर करवा रखा है और न्यूनतम दूरी वाले क्वेश्चन को आप 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर जाना।
ये क्वेश्चन आपको इस साल बोर्ड एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है तीन संख्याओं का योग 6 है। यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा कर दूसरी संख्या में जोड़ते हैं तो हमें 11 प्राप्त होता है। पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का दुगना प्राप्त होता है। तो हमें यहाँ पर बीजगणितीय निरूपण कर आव्यूह विधि से संख्याएं ज्ञात करनी है कि वो तीन संख्याएं हमारी कौन कौन सी होंगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, बस यहाँ पर जो हमें कंडीशन दे रखी है उससे हम यहाँ पर समीकरण को बना लेंगे और इसका आंसर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर संख्याएं मान लेंगे x, y, z, ये हमारी हो जाएंगी पहली, दूसरी और तीसरी संख्या। यहाँ पर x और y होगा, इस बात का आप ध्यान रखना। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है। पहली कंडीशन हमें क्वेश्चन में दे रखी थी कि तीन संख्याओं का योग कितना है, 6 है। तो यहाँ पर हमारे पास पहली समीकरण बन जाएगी कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 6। और यहाँ पर भी z होगा, इस बात का आप ध्यान रखना। और हमें दूसरी कंडीशन दे रखी थी क्वेश्चन में कि तीसरी संख्या को 3 से गुणा कर दूसरी संख्या में जोड़ देते हैं। तो तीसरी संख्या थी हमारे पास z, इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे और दूसरी संख्या थी हमारे पास y। तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण बन जाएगी कि y प्लस 3z बराबर कितना हो जाएगा, 11। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब तीसरी कंडीशन थी कि पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का दुगना प्राप्त होता है। तो पहली और तीसरी संख्या को जोड़ दिया यानी कि x प्लस जेड बराबर हो जाएगा दूसरी संख्या का दुगना। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2y और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से तीन समीकरण बन जाएंगी। अब इन तीन समीकरण को हम आव्यूह विधि से सॉल्व कर लेंगे। ये तो आपने पूरे साल भर में सीख लिया होगा आव्यूह विधि से हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस तरीके का आपका एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अब जिन स्टूडेंट से इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं आता, एक बार मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। समझा मैं सेट 1 के सोल्यूशन में भी चुका हूँ, एक बार फिर भी मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी थी जिससे हमने तीन समीकरण को बनाया है, तो उसको हम यहाँ पर ax बराबर b के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आव्यूह a x और आव्यूह b प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें संख्याओं की वैल्यू को ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पर हमें x की वैल्यू को ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर a इनवर्स और b की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें a इनवर्स निकालना है और a इनवर्स निकालने के लिए पहले हम यहाँ पर इसका सारणिक निकाल लेंगे, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। और a इनवर्स निकालने के लिए हमें यहाँ पर एडजॉइंट a और सारणिक a की जरूरत पड़ेगी। सारणिक a हम यहाँ से निकाल लेंगे, एडजॉइंट a हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको आगे समझा दूंगा। तो जब हम इसका सारणिक a निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 9। सारणिक a हमारा 0 नहीं आया है, तो हम यहाँ पर एडजॉइंट a निकाल सकते हैं। तो एडजॉइंट a निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसके सहखंडों को निकाल लेंगे। वो हम कैसे निकालते हैं ये आपने पूरे साल भर में सीख लिया होगा। तो हम यहाँ पर a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33 इन सभी की वैल्यू को निकाल लेंगे और उसको हम आव्यूह a में रख देंगे। वो हमारा एडजॉइंट a बन जाएगा। अब वो कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, यहाँ से आप इतना नोट कर लें पहले। तो जो हमने सारी वैल्यू निकाली थी उसको हम आव्यूह में रख देंगे। तो यहाँ पर हम एडजॉइंट a निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास रो होंगी उनको हम कॉलम बना देंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। और जैसे मैंने बताया था ये फॉर्मूला होता है a इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट a अपॉन सारणिक a, जिससे हमारे पास a इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी और उसको हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर हम रख देंगे पहले x की वैल्यू को, फिर आ जाएगी a इनवर्स की वैल्यू,
फिर आ जाएगी W B की वैल्यू। इन्हें आपस में हम सॉल्व कर लेंगे। ये तो आपने पूरे साल भर में सीखा ही होगा। अगर जिन स्टूडेंट को ये भी नहीं आता तो फिर आपने पूरे साल भर क्या किया, अगर आपको ये भी नहीं आता तो फिर हम यहाँ से तुलना कर कर x, y और z की वैल्यू को निकाल लेंगे और यहाँ पर 3 होगा, इस बात का आप ध्यान रखना। यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक कर रखी है, जिससे यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1, y की वैल्यू आ जाएगी 2 और z की वैल्यू आ जाएगी 3। यही हमारी 3 संख्याएं हो जाएंगी जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रखी थी। और ये जो हमारी संख्याएं आई हैं इनको आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारी सही है या नहीं है। जो हमें कंडीशन दे रखी थी उन तीनों ही कंडीशन में से किसी भी कंडीशन में आप रख देना, इन वैल्यूज को आप उन किसी भी समीकरण में रख देना, आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी जो हमें क्वेश्चन में दे रखी थी। और अभी वाले चैप्टर से इस तरीके का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा और वो भी 5 नंबर में। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से कर लेना। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। इसके अथवा में हमें एक क्वेश्चन दे रखा है। अगर आप ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पर हमें समीकरण बनाकर दे रखी हैं, ऊपर हमें खुद बनानी पड़ती। करना हमें इस क्वेश्चन को सेम उसी तरीके से जैसे हम अभी ऊपर कर कर आए हैं। तो इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, दोबारा नहीं समझाऊंगा, आप यहाँ से नोट कर लेना क्योंकि टाइम नहीं है, लाइव क्लास भी करनी है। आप लाइव क्लास में इस क्वेश्चन को चाहें पूछ लेना। ऐसे ही इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को 2025 के एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार करके जाएं। यह आपका इस साल लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर आएगा, हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन। और इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना क्योंकि काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको मैं इतनी जल्दी नहीं समझा पाऊंगा। तो यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लेना। अगर टाइम मिला तो इस क्वेश्चन की सोल्यूशन वीडियो में एक अलग से अपलोड कर दूंगा। इसके अथवा में भी हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, ये भी हमारा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर देख करके जाना। और ये मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में भी मैंने बता रखा है, तो यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को भी नोट कर लें। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 और बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है किसी बैंक के मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है। इस बैंक में 1000 रुपये जमा किए जाते हैं। ज्ञात कीजिए कि 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी और अवकल समीकरण के प्रयोग से हल कीजिए। और यहाँ पर हमें वैल्यू भी दे रखी है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा। बस जो मैं क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी थी उनको आप ध्यान रखना। तो यहाँ से हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। पहले हम यहाँ पर मूलधन और समय को मान लेंगे जो कि हमारा हो जाएगा P और T। अब जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास dP/dt, जो हमारे पास मूलधन है उसका 5%। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा dP/dt बराबर होगा 5/100, क्योंकि 5% को हम लिख सकते हैं 5/100 इंटू में P। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, dP/P बराबर हो जाएगा, इसे हम काट देंगे 1/20 इंटू dt। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसका अपकलन कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा log p और 1/20 हमारा बाहर आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास dt का t और प्लस से हम एक अचर पद ले लेंगे। अब जो मैं क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी थी उसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। क्वेश्चन में मैं बोल रखा था कि हमने जो 1000 रुपये बैंक में जमा किए हैं, कब जमा किए थे उसको मान लेंगे हम t बराबर 0 और इन दोनों वैल्यूज़ को हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा log 1000 बराबर होगा 0 आ जाएगा प्लस c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी log 1000 और इस c की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो ये समीकरण हमारी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो log वाले पद है इनको एक साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि log p/1000
बराबर 1/20 t। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जो मैं क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी थी उसका भी यहाँ पर यूज होगा। अब यह हमारी एक समीकरण बन चुकी है और क्वेश्चन में हमें समय दे रखा था 10 साल बाद जो हमारे 1000 रुपये होंगे वो हमारे कितने हो जाएंगे, तो t बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण बन जाएगी अब कि लॉग ब्रैकेट में p/1000 बराबर हो जाएगा 1/2 के। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जब हम यहाँ पर लॉग को हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास p/1000 बराबर होगा e⁻ 0.5 और इसकी वैल्यू हमें ऊपर दे रखी थी, आपको ध्यान होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास 1000 डिवाइड में इसको हम मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो हमारे पास p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि जो हमने स्टार्टिंग में 1000 रुपये जमा करे थे और जो ब्याज था वो कितना था हमारे पास 5%, तो 10 साल बाद वो कितने हो जाएंगे 1648 रुपये। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और इस तरीके के बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर भी मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है और इसकी कैलकुलेशन को आप यहाँ से नोट भी कर लेना। और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी आपका 2025 के एग्जाम में जरूर आएगा। और ये क्वेश्चन आपका मैथ के सेट 1 और सेट 2 दोनों में ही दे रखा है। इसका सोल्यूशन मैंने आपको सेट 1 में समझा रखा है, वहाँ से आप देख लेना। यहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से नोट कर लें। और इस क्वेश्चन के अथवा में भी हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, अगर आप उस क्वेश्चन को नहीं करना चाहते तो आप इस क्वेश्चन को भी कर आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की तुलना में बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो आपका 2025 के एग्जाम में जरूर आएगा। कर आप इसको भी जरूर तैयार कर जाना। यहाँ पर मैंने इसका सोल्यूशन दे रखा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 और 23वें क्वेश्चन में इसी तरीके का क्वेश्चन आपका हर साल ही आता है। यहाँ पर हमसे कभी न्यूनतम पूछ लेता है, कभी अधिकतम और कभी कभी दोनों मान भी पूछ लेता है। और यहाँ पर हमें एक z बराबर फलन दे रखा होता है और कुछ हमें यहाँ पर समीकरण भी दे रखी होंगी। पहले यहाँ पर हम इन समीकरण को चेंज कर यहाँ से हम x और y की अलग अलग वैल्यू को निकाल लेंगे और जैसे हम ग्राफी विधि में सॉल्व करते थे वैसे ही हम ग्राफ भी खींच लेंगे। और उसके बाद में इन समीकरणों में एक एक कर हम वैल्यूज को क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे, जिससे हमारे पास यहाँ पर कंडीशन बन जाएगी x और y की वैल्यू को 0 रखने के बाद में लेस देन इक्वल टू होगा किसके 60 के, ऐसे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 10 के। इसी तरह से हम यहाँ पर अंदाज़ा लगाएंगे कि ग्राफ का जो आरेख है वो शेडेड साइड किस साइड में आएगा, अंदर की साइड में या फिर बाहर की साइड में। इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन मैंने यहाँ पर करवा रखा है और जो आपका मैथ का सेट 1 था उसमें मैंने आपको ये समझा दिया था कि इस तरीके क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया है, यहाँ से आप सोल्यूशन को नोट कर लें सीधे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को बार बार समझाना बेकार है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर और ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, जो कि आपका केस स्टडी टाइप से अब आने वाला है, जो कि हमारा न्यू क्वेश्चन है। और ये ज़्यादातर आपका प्रायिकता वाले चैप्टर से अभी तक मैंने देखा है, लेकिन ये किसी भी चैप्टर से आ सकता है, इस बात का आप ध्यान रखना। यहाँ पर हमें 3 पॉइंटों के आंसर देने हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखना। इन तीनों को आप यहाँ से नोट कर ले, इनका सोल्यूशन मैं आपको आगे समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है 2 थैले सफ़ेद और हरे रंग के हैं, सफ़ेद थैले में 3 लाल गेंदे और 4 काली गेंदे हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास हरा थैला है उसमें 5 लाल गेंद और 6 काली गेंदे हैं। और यहाँ पर भी हमें बता रखा है, तो यहाँ पर हमें पहले पॉइंट में ज्ञात करना है सफ़ेद रंग के थैले में से लाल गेंद निकालने की क्या प्रायिकता होगी, और दूसरे पॉइंट में हरे रंग के थैले में से लाल रंग की बॉल निकालने की क्या प्रायिकता होगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है दोनों ही। और तीसरे पॉइंट में हमसे पूछ रखा है किसी एक थैले में से याद रखा एक गेंद निकाली गई है जो कि लाल रंग की है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो हमारी हरे रंग के थैले से निकाली गई है। तो इन तीनों पॉइंटों को आप यहाँ से नोट कर लेना, मैं आगे आपको इसका सोल्यूशन समझा देता हूँ।
तो यहाँ से हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था हम उसको अलग अलग नोट कर लेंगे कि एक हमें दे रखा है सफ़ेद थैला, एक हमें दे रखा है हरा थैला। सफ़ेद थैले में हमारे पास 3 लाल गेंद है और काली गेंद है हमारे पास 4। ऐसे ही हरे थैले में लाल गेंद है 5, काली गेंद है हमारे पास 6। और इसका जो पहले पॉइंट का आंसर है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पहले पॉइंट में हमसे पूछ रखा था कि हमें प्रायिकता निकालनी है कि जो हमारे पास सफ़ेद थैला है उसमें से हमने कोई बॉल निकाली और वो हमारी लाल होनी चाहिए, तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 3/7। टोटल थैले में कितनी बॉल है 7 और लाल कितनी है 3 है, तो यहाँ पर प्रायिकता कितनी हो जाएगी 3/7। इसी तरीके से यहाँ पर हम अब बॉल निकाल रहे हैं हरे थैले में से, तो वो भी हमारी लाल, उसकी क्या प्रायिकता होगी, तो P ब्रैकेट में R/G बराबर कितना हो जाएगा 5/11, क्योंकि टोटल बॉल कितनी है हमारे पास हरे थैले में 11 और लाल कितनी है उसमें से 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/11। अब इसी तरीके से इसका तीसरा पॉइंट है उसका आंसर भी हमें यहाँ पर बताना है कि हमने यादृच्छा एक बॉल निकाली और वो बॉल क्या निकली हमारी लाल निकली, वो हमने किससे निकाली है हरे थैले से। तो यहाँ पर हमें P ब्रैकेट में G/R की वैल्यू को निकालना है। उसके लिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है और यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन भी कर रखी है, आप यहाँ से इसको नोट कर लेना। और जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी यहाँ पर 35/68। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको मैथ के पेपर के सेट 2 का पूरा सल्यूशन करवा चुका हूँ और सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में कराए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी का सल्यूशन समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना। लेकिन आप इस सेट को 2025 के एग्ज़ाम के लिए ज़रूर तैयार कर जाना, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो कि हमारे इस साल आ जाएंगे। तो ये था हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों का मैथ के सैम्पल पेपर की सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन, जो कि मैं यहाँ पर आपको करवा चुका हूँ और हर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में समझाया है और उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में भी आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी गलती हो तो आप कमेंट कर मुझे बता देना, क्योंकि ये सॉल्यूशन वीडियो बहुत जल्दबाजी में बन रही है। और आपको पता ही है कि जो आपका मैथ का पेपर है वो आपका 28 फरवरी को है, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आप 2025 के एग्ज़ाम के लिए सेट 1 को भी और सेट 2 को भी ज़रूर तैयार कर लेना, और वो भी बढ़िया तरीके से। और साथ ही जो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली 2 वीडियो अपलोड कर रखी हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 कर उनको भी आप ज़रूर देख लेना। पूरा का पूरा पेपर आपको इन तीनों वीडियोज़ में से मिल जाएगा। अगर आपको किसी प्रश्नावली का सलूशन भी चाहिए हो तो मैंने सलूशन वीडियो चैनल पर अपलोड कर रखी है, वहां से जाकर आप देख लेना। और अगर ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन के ऊपर या किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर हमें बताएं कि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।